मोदी जी के सीज फायर के फैसले को जस्टिफाई करने के लिए अब उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं, नेहरू ने पीओके वापस क्यों नहीं लिया, इंदिरा गांधी ने पीओके क्यों नहीं लिया, कांग्रेस की सरकारों ने पीओके क्यों नहीं लिया। नहीं लिया क्योंकि उनको पता था अच्छे दिन आने वाले हैं, लोग मोदी जी को लाने वाले हैं, वो अपने आप आकर ले लेंगे। इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने पीओके वापस क्यों नहीं लिया? आज इस सवाल का फैक्ट्स के साथ, तसल्ली के साथ जवाब देंगे। लेकिन पहले मोदी जी की बात कर लेते हैं। पता है मोदी जी की क्या प्रॉब्लम है? हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से आजादी दिलाकर, पिछली सरकारों ने 563 रियासतों को मिलाकर, चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से बार बार युद्ध लड़कर, गुलामी, गरीबी, भूखमरी, अनपढ़ता, रूढ़िवादिता, जात पात, छुआछूत, सांप्रदायिकता, धर्मांधता, अंधविश्वास, अलगाववाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, इन सब से लड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, परमाणु शक्ति से लैस एक ऐसा लोकतांत्रिक देश बनाकर दे दिया जिसमें कोई चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन मोदी जी इसके लिए पिछली सरकारों के कभी भी शुक्रगुजार नहीं होते। उनकी यही शिकायत रहती है, क्या किया 60 साल में, 5G तो था ही नहीं। मोदी जी उस छोटे बच्चे जैसी हरकतें करते हैं जो बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर खड़े होकर कहता है, नीचे वाले सारे फ्लोर हटा दो, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। मोदी सपोर्टर्स भी वही खुरापाती बच्चे हैं जिनको अगर ऊपर वाला फ्लोर मिल जाए तो वो नीचे वालों की बैल्कनी में थूक कर मजे लेते हैं। इनको ये बात समझ में नहीं आती कि वो नीचे भी तुम्हारे ही लोग रह रहे हैं। वो पिछली सरकारें भी तुम्हारी अपनी सरकारें थी, तुम्हारे अपने बाप दादा की बनाई हुई सरकारें। ये तुम्हारे बाप दादाओं की मेहनत और योगदान से तैयार की गई बिल्डिंग है। लेकिन सिर्फ एक नेता और एक पार्टी को बड़ा दिखाने के चक्कर में ये लोग आज अपने ही इतिहास पर थूक रहे हैं। पिछली सरकारों ने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का दुनिया का 7वां सबसे विशाल देश बनाकर दिया। फिर भी अगर मोदी जी को लगता है कि इसमें कुछ किलोमीटर की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने से किसने रोका है? नेहरू को भी पाकिस्तान से युद्ध लड़कर पीओके लेना था, इंदिरा गांधी को भी लेना था, शास्त्री जी को भी लेना था, अटल जी को भी लेना था, युद्ध लड़कर। ये ऑप्शन तो मोदी जी के पास भी है, लड़ो और ले लो, किसने रोका है? लेकिन नहीं, मैं नहीं लड़ना, मैं तो सीज फायर करूंगा, तुम लोग बताओ तुमने क्यों नहीं लिया? तो सुनिए मोदी जी क्यों नहीं लिया और क्यों हम लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं। इसका मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि आपको जगाना है, यह बताना है कि आपके हाथ में कितनी बड़ी ताकत है। आज 75 सालों की मेहनत से तैयार किया गया कितना जबरदस्त डिफेंस सिस्टम, कितनी शानदार सेना आपके पास है। यह सब 1947 में नेहरू जी के पास नहीं था, ना ही 1947 में पूरे कश्मीर में भारत की सेना की कोई मौजूदगी थी। इसलिए कश्मीर के विलय के बाद नेहरू ने भारत की सेना को कश्मीर में भेजा, वहां पाकिस्तानियों को मार मार कर भगाया गया, अपने कश्मीर पर कब्जा लिया गया। लेकिन आगे ग्लेशियर और सर्दियां शुरू हो गई, इसकी वजह से जंग रोकनी पड़ी, क्योंकि हथियार और ट्रेनिंग तो आप भूल जाइए, उस टाइम सेना के पास बर्फ में खड़े होने के लिए जूते तक नहीं थे। इसलिए झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं नेहरू ने पीओके पाकिस्तान को दे दिया। अरे सच्चाई ये है कि नेहरू ने 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दी, बल्कि आज कश्मीर का जितना हिस्सा भारत के पास है, वो जो हजारों किलोमीटर जमीन है, वो नेहरू ने लड़कर ली है। उस टाइम देश लंबी जंग लड़ने की हालत में नहीं था, ये बदकिस्मती मान लीजिए नेहरू की, इसलिए पीओके लेने की जंग अधूरी रह गई। और ये मोदी जी आपकी अच्छी किस्मत है कि आपको आज जो भारत मिला है वो 1947 के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत है। यह भी अच्छी किस्मत है आपकी कि आज तक की सबसे कमजोर हालत वाला पाकिस्तान आपको मिला है। इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि करो हिम्मत, पीओके लेकर नेहरू का सपना पूरा करो। लेकिन मोदी सपोर्टर्स फिर कहेंगे नेहरू ही क्यों, इंदिरा ने क्यों नहीं लिया, क्यों पीओके लिए बिना 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया। इन लोगों को लग रहा है कि दो देशों के युद्ध भी मिथुन की फिल्मों जैसे होते हैं। इंदिरा गांधी पाकिस्तान को फोन करके कहती, सुन बे पाकिस्तान, तेरे आदमी मेरे कब्जे में है, अगर इनकी रिहाई चाहता है तो पीओके लेकर आ जा, नहीं तो इनके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी।
अब इस सिचुएशन समझो 1971 की। और सबसे पहले सलाम करो हमारे बाप दादाओं की चुनी हुई उस प्रधानमंत्री को जिसने उस दौर में, जब एक तरफ भारत युद्ध लड़ना तो छोड़ो, इस बात के लिए संघर्ष कर रहा था कि हरित क्रांति के जरिए किसी तरह इतना अनाज पैदा कर लिया जाए कि कम से कम देश के लोगों को 2 टाइम की रोटी तो मिल जाए। उस दौर में इंदिरा गांधी ने देश के फ्यूचर के बारे में सोचा। यह सोचा कि एक तरफ चीन और 2 तरफ पाकिस्तान, अगर भारत इसी तरह 3 ओर से दुश्मनों से घिरा रहेगा तो कभी भी दुश्मन भारत को निगल सकते हैं। इसलिए इंदिरा गांधी ने अमेरिका की धमकियों के बावजूद दूसरे देश में भारत की सेना उतारी, जंग में जीत हासिल की, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया। युद्ध बंदी, ये शब्द याद रखिएगा। अब बात करते हैं पीओके क्यों नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1947 की लड़ाई पीओके के लिए थी नहीं, क्योंकि भारत को यह बड़ी सफलता पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में मिली थी, ना कि पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान में। वहां पाक सेना से संघर्ष जारी था। उस टाइम जरूरी था कि शेख मुजीबुर रहमान को सुरक्षित रिहा करवाया जाए, जो उस टाइम पाकिस्तान की कैद में थे, बांग्लादेश के सर्वमान्य नेता थे। और उस टाइम एक और बहुत बड़े नेता को रिहा करवाना जरूरी था, मोदी जी। वो पता नहीं किसकी कैद में थे। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। उस टाइम सबसे जरूरी था कि हम अपना टारगेट ना भूलें, बांग्लादेश को अलग देश बनाया जाए, उसे उसके नेताओं के हवाले किया जाए, वहां पर स्थिरता लाई जाए, पाकिस्तान को बांग्लादेश की आजादी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाए। ये इंदिरा गांधी ने किया। ये एक सोचा समझा वेल प्लान्ड ऑपरेशन था। मोदी जी की नोटबंदी नहीं कि काला धन खत्म करने से शुरू हुई और पेटीएम की ऐड पर खत्म हो गई। जहां तक 93,000 युद्ध बंदियों की बात है तो जिनेवा संधि 1925 उसके मुताबिक युद्ध बंदियों को जल्दी से जल्दी छोड़ना ही पड़ेगा। युद्ध बंदियों को लंबे समय तक कैद रखना यानी सारी दुनिया की दुश्मनी मोल लेना। वैसे भी भारत ने उस टाइम अमेरिका जैसी सुपर पावर, संयुक्त राष्ट्र और चीन जैसी शक्तियों को आंखें दिखाकर यह कदम उठाया था। वो सब इंतजार में बैठे थे कि कब भारत अंतरराष्ट्रीय नियमों को तोड़े और उन्हें पाकिस्तान की तरफ से लड़ने का बहाना मिले। एक पहलू था आर्थिक बोझ। उस टाइम बांग्लादेश संघर्ष के चलते 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में शरणार्थी बनकर आ गए थे। भारत कोई अमीर देश नहीं था कि 1 करोड़ शरणार्थी और ऊपर से 93,000 युद्ध बंदियों को बैठाकर खिलाता रहे। इसलिए इंस्टाग्राम के इतिहासकारों, टिकटॉक के डिप्लोमेसी विशेषज्ञों और यूट्यूब शॉर्ट्स के डिफेंस एक्सपर्ट्स उस टाइम जनसंघ और आरएसएस वालों को बेशक इंदिरा गांधी में दुर्गा नजर आती होंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि वो एक इंसान ही थी, चुनी हुई प्रधानमंत्री थी। उनको भी 50 चीजें सोचकर फैसले लेने पड़ते थे। उन्हें भी दुनिया के दूसरे देशों, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को देखना पड़ता था। उन्हें भी सोचना पड़ता था कि कहीं पीओके के चक्कर में बांग्लादेश का प्रोजेक्ट भी अधूरा ना रह जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने देख लिया था फिलहाल सिर्फ बांग्लादेश में अस्थिरता है। अगर पीओके के लिए भारत आगे बढ़ा तो पाकिस्तान भी पूरी तरह अस्थिर हो जाएगा। एक तरफ 7 करोड़ लोग, एक तरफ 6 करोड़ लोग, बीच में भारत। इतनी बड़ी अस्थिर आबादी को अमेरिका और चीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। तो क्या करते? किस किस से लड़ते, कितना लड़ते, कितनों को मारते, और क्या सच में उस टाइम हम इतने सक्षम थे? ये सब सोचना पड़ता है। इसलिए इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता किया। पाकिस्तान को बांग्लादेश की संप्रभुता स्वीकार करनी पड़ी। यह मानना पड़ा कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें अब तीसरे देश की मध्यस्थता कभी नहीं होगी। और हां, 1971 की जंग में भारतीय सेना द्वारा कब्जाए गए कई रणनीतिक क्षेत्र जैसे तुर्तुक, थांग, त्याक्शी और चोरबत घाटी, कुल मिलाकर लगभग 804 वर्ग किलोमीटर एरिया भारत ने अपने पास ही रखा, जो आज भी है। यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्से में है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही हमारी सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल एरिया में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर अपना सियाचिन और 2,500 वर्ग किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान से लिया। 1967 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही हमारी सेना ने चीन को हराया।
इतनी बुरी तरह पीटा और उसके 400 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। चीनी सेना की भारत ने वो हालत कर दी थी कि 1967 के बाद कभी भी चीन की हिम्मत नहीं हुई हमारी सेनाओं की तरफ गंदी नजर डालने की। यह हिम्मत सिर्फ मोदी कार्यकाल के दौरान डोकलाम में हुई, जब चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिमाकत की। लेकिन इस दर्दनाक सच को काफी दिनों तक हमसे छिपाए रखा। यह सब जानकारी हम लोग मोदी को छोटा दिखाने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये बताने के लिए दे रहे हैं कि मोदी जी, आप कितनी पराक्रमी विरासत के वर्तमान ध्वजवाहक हो। आप अगर आज कोई पराक्रम दिखाओगे तो इससे आपके बुजुर्ग खुश होंगे, ना कि वो छोटे हो जाएंगे। आपका काम उनके किसी अधूरे मिशन को पूरा करना है, ना कि उनके किए गए कामों को धत्ता बताना। बस ये इतनी छोटी सी बात आपको और आपके समर्थकों को क्या समझ में नहीं आती? समझो, सोचो। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।